तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस क्लास में। हम लोग काफ़ी दिन बाद क्लास में जुड़ रहे हैं। बीच में काफ़ी दिन हम लोग का क्लास ऑफ हो गया। कारण यही था कि मेरा भी कुछ पर्सनल काम पड़ गया था और हम लोग के इस क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था। लगभग 3 दिन 4 दिन लगातार बारिश हो रहा था, जिस कारण से क्लासेस हम नहीं ले पा रहे थे। रीज़न क्या पड़ जाता है बारिश होने से, हम लोग गांव के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एक विलेजर एरिया से बिलोंग करते हैं। तो इधर अगर बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग का करंट का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, जिस कारण से हम क्लासेस लेने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। तो बट अभी सब चीज़ सही हो गया है और अब से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे और हमारा जो सिलेबस है हम लोग का यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का FIUGP NEP के तहत जो सिलेबस हमें प्रोवाइड किया गया है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग द रामायणा में काफ़ी कुछ पढ़े थे, जैसे कि 3 कैंटो हम पढ़ा चुके थे। उसमें से पहला कैंटो हमने पढ़ा था द हेयर अपारेंट, ये हमने पढ़ा था। फिर दूसरा कैंटो हमने पढ़ा था द पीपल्स स्पीच, और तीसरा कैंटो हमने पढ़ा था दशरथा प्रीसेप्ट्स। इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम आपको लिखवा चुके हैं। तो इन चैप्टर्स का जो डाउट है वो मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में तो हम पहले ही अच्छे से समझा दिए हैं और आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को समझ में भी आ गया है। बट आज के क्लास को शुरू करने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि इन चैप्टर्स में आखिर हुआ क्या था। द हेयर अपारेंट और द पीपल्स स्पीच जो है हम लोग का जो यहाँ थ्योरी जिसके बारे में पढ़ना है उसका इंट्रो है। इसमें उसका इंट्रोडक्शन को बताया गया है कि आखिर हमें मतलब जो रामायणा का जो खंड यहाँ पढ़ना है हम लोग को RTS ग्रिफिथ का बुक 2, उसमें जो है ये 2 चीज़ उसका इंट्रोडक्शन को बताते हैं। जिसमें पहला में क्या होता है, जो राजा दशरथ है ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग का जो राज्य का उत्तराधिकारी है वो राम को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो हर तरह से कुशल है। ठीक है। और पीपल्स स्पीच में हम लोग देखते हैं कि प्रजा भी इस बात को समर्थन करती है कि हम लोग का जो हेयर अपारेंट है यानी कि उत्तराधिकारी जो है वो राम ही होना चाहिए। लेकिन बाद में जो है जैसे कैकेयी को यह खबर मिलती है कि राजा दशरथ ने यह डिसाइड किया है कि राजा राम को क्या बोलते हैं अयोध्या का राजा बनाया जाना है, भविष्य में राजा बनाया जाना है। तो कैकेयी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है कि तो ऐसे में हमारे भरत का क्या होगा, और यह सुन करके वो राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का मांग करती है। इसमें उसका इंट्रोडक्शन को बताया गया है कि आखिर हम इस पूरे सारांश में किन घटनाओं के ऊपर विचार करने वाले हैं। दशरथा प्रीसेप्ट्स से नीचे जितने भी कैंटो आएंगे उनमें हम लोग इस इंट्रोडक्शन को पूरा डिटेल में देखेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हुई थी, किन किन घटनाओं के साथ चलते हुए राम का वनवास हुआ, है ना। इसके बारे में पूरा डिटेल में अभी हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। ऊपर 2 कैंटोज में हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ा एंड दशरथा प्रीसेप्ट्स से जो आगे चौथा कैंटो आएगा, 5वां कैंटो, 10 गो कैंटो हमें पढ़ना है। तो उन कैंटोज में हम लोग इस पूरे गाथा का डिटेल में पढ़ेंगे और किस प्रकार राम का वनवास होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा चीज़ हमने पढ़ा दिया था। पहला और दूसरा में इंट्रोडक्शन हमने देखा। तीसरा में हमने दशरथा प्रीसेप्ट्स में ये देखा था कि दशरथ जो है राम के राज्याभिषेक के लिए क्या क्या तैयारी किए थे, है ना। इसके बारे में भी हम बताए हैं, आप लोग को थ्योरी भी प्रोवाइड किए हैं, साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर भी हम प्रोवाइड किए थे आप लोगों को। ठीक है। उम्मीद है आप लोग कॉपी में लिखे रहेंगे। अब हम लोग अगला देखने वाले हैं चौथा हमारा कैंटो है रामा सुमंड, यानी कि राम को बुलावा भेजा जाता है राज्य में आने के लिए। ठीक है। तो ये है हम लोग का अगला कैंटो। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था, है ना। तो आज के इस क्लास में हम लोग इसका थ्योरी को समझेंगे। तो आइए हम लोग रमा सुमंड जो हमारा कैंटो 4 है इसके थ्योरी को समझते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी। सभी कोई ध्यान से इसको सुनिएगा और घटनाओं को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि जब अगला क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप लोग को ईजिली समझ में आए हर चीज़। ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग।
तो भीड़ के जाने के बाद राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। अपनी इच्छा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने घोषणा की कि अगले दिन शुभ मुहूर्त वो राम को औपचारिक रूप से युवराज नियुक्त करेंगे और उन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंपेंगे। राजा ने अपने सारथी सुमंत्रक को फिर से राम को बुलाने के लिए भेजा। ठीक है, तो क्या हुआ, राजा ने यह डिसाइड किया कि अब जो है राम का राज्याभिषेक हमें कर देना चाहिए, और उसने अपने सारथी जो है सुमंत्रन उनको यह कहकर भेजा कि जाओ और राम को बुला के लाओ। जब सुमंत्रन राम के घर पहुँचे और राजा का संदेश दिया तो राम को चिंता और शंका हुई कि उन्हें फिर से क्यों बुलाया गया। फिर भी राम तुरंत अपने पिता से मिलने राजमहल पहुँचे। जब राम दरबार में पहुँचे तो राजा दशरथ ने बड़े स्नेह से उनका स्वागत किया और उन्हें गले लगाया और सम्मानपूर्वक एक सोने के सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। तो जैसे ही राम को यह संदेश मिला कि मेरे पिताजी ने हमको बुलाया है, तो उन्होंने ये सोचा कि अरे अब क्या बात हो गया है ना, आखिर मेरे पिताजी ने हमको क्यों बुलाया है। लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे वे दोबारा से चले गए अपने पिताजी के पास, और उनके पिताजी ने यानी कि दशरथ ने उनको बैठने के लिए कहा एक सिंहासन में, एक सोने के सिंहासन में। राजा दशरथ ने बताया कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं और उन्होंने लंबा और संतोषजनक जीवन जिया है, जिसमें उन्होंने कई धार्मिक अनुष्ठान और कर्तव्य पूरे किए हैं। अब उनका एकमात्र शेष कर्तव्य यह है कि राम को अपना उत्तराधिकारी बनाएं। राजा ने राम से अपने भय साझा किए कि उन्होंने कुछ अशुभ संकेत देखे हैं, जैसे उल्काएं गिरना और असामान्य तूफान आना, जो उनके अनुसार उनके मृत्यु के निकट होने के संकेत हैं। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द, जबकि उनकी बुद्धि और शक्ति अभी भी कायम है, राम को राजा के रूप में अभिषेक कर दें। जो भी पिता होता है वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द अपने बेटे को हम अगर इस काबिल देख पा रहे हैं कि यह हमारा राज्य को संभाल सकता है, तो हमें उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही राजा को यह संदेह था कि अलग अलग प्रकार से कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो उसके मृत्यु के नज़दीक होने का संकेत को दर्शाती हैं। इसलिए भी राजा यह चाहता था कि जल्द से जल्द हमारे इस राज्य का उत्तराधिकारी के रूप में राम को जल्द से जल्द बना दिया जाना चाहिए, राजा बना दिया जाना चाहिए। राजा दशरथ ने राम को बताया कि प्रजा भी चाहती है कि वह राजा बने, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अगले दिन शुभ पुष्प नक्षत्र में राम का युवराज के रूप में अभिषेक किया जाएगा। राजा ने राम से कहा कि वे इस आने वाली रात को उपवास रखें, पवित्र विचारों में रहें और पवित्र कुशा घास पर सोकर अपनी सुबह के लिए स्वयं को तैयार करें। ठीक है, ये उनका अलग अलग प्रथा होती है जिनके बारे में बता रहे हैं राजा दशरथ कि आपको इस तरीके से आने वाला जो समय है उसके लिए तैयार रहना है। यह अंश राजा दशरथ के राम के प्रति गहरे प्रेम और विश्वास को दर्शाता है, साथ ही उनके जीवन के अंत के निकट होने के डर को भी दिखाता है। यह राम के युवराज बनाए जाने के महत्वपूर्ण क्षण की तैयारी को प्रकट करता है। तो ये जो हमने देखा पहला, इस अध्याय का पहला अंग, जिसमें राजा दशरथ के राम के प्रति एक गहरे प्रेम को दर्शाता है, साथ ही उनको भय को दर्शाता है कि उनकी मृत्यु निकट है, और यह राम के युवराज बनने का यानी कि हेयर अपारेंट बनने का एक महत्वपूर्ण अंग है। आगे देखते हैं क्या होता है। राजा दशरथ राम को युवराज बनाने का निर्णय लेने के बाद उन्हें समारोह की तैयारी करने की सलाह देते हैं। वे राम को सावधान रहने और ध्यानपूर्वक कार्य करने को कहते हैं, क्योंकि अक्सर अनपेक्षित बाधाएं आ सकती हैं। चूँकि भरत राम का छोटा भाई परिवार से मिलने बाहर गए हैं, राजा मानते हैं कि राम को युवराज बनाने का सबसे उचित समय है। हालांकि राजा दशरथ भरत पर भरोसा करते हैं, वे यह भी जानते हैं कि मनुष्य का मन अचानक बदल सकता है और केवल उनके कार्य ही उनके गुणों को साबित करते हैं। राजा राम से कहते हैं कि वे घर जाएं और अगले दिन समारोह की तैयारी करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि राजा दशरथ को भरत के ऊपर भी एक संदेह था, है ना। उनको भरत के ऊपर भी एक संदेह था कि कहीं
अगर हम राम को राजा बना रहे हैं, देखिए है ना, एक चीज़ होता है ना कि अगर मान लेते हैं 4 भाई हैं हम लोग, है ना, तो उनमें से किसी एक को राजा बनाया जा सकता है, तो बाकी भाइयों के ऊपर भी संदेह होगा ना। अगर हम इसको राजा बना देंगे तो बाकी भाई लोग भी तो ऑब्जेक्शन करेगा, वो लोग भी तो बोलेगा कि अरे उन्हीं को क्यों बनाया जा रहा है, हमें क्यों नहीं बनाया जा रहा है राजा, है ना, ये चीज़ होता है ना। तो राजा दशरथ को जो है बाकी भाइयों के ऊपर उतना संदेह नहीं था, ये लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, ये लोग कुछ भी कन्वीनियंस नहीं करेंगे, लेकिन भरत के ऊपर उनको संदेह था कि हो सकता है भरत इस जो मेरा जो ये विचार है इसका समर्थन ना करे, ये राजा को डर था। इस कारण से वो भरत कहीं बाहर गए हुए थे, तो यही उसको सही समय लग रहा था कि हमें राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। राम अपने पिता को प्रणाम कर तुरंत अपनी माँ कौशल्या के पास जाते हैं। यहाँ कौशल्या पूजा कर रही होती है, अपने पुत्र की सफलता और सुरक्षा की प्रार्थना कर रही होती है। सुमित्रा कौन है? तो सुमित्रा जो होता है राजा दशरथ की दूसरी पत्नी होती है। और लक्ष्मण कौन है? तो लक्ष्मण राम के भाई हैं, है ना, भी वहाँ उपस्थित होते हैं। जब उन्हें राम के राज्याभिषेक की खबर मिलती है तो सीता राम की पत्नी को भी बुलाया जाता है। कौशल्या जो ध्यानमग्न होकर प्रार्थना में लीन होती है, इस शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रही होती है कि उनका पुत्र राजा बनेगा। ठीक है, तो कौशल्या के वो भी बताती है, जो राम की माता जी होते हैं उनको भी यह संदेश दिया जाता है, तो वे भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और ये सोचने लगती हैं कि आखिर वो क्षण कब आएगा जब मेरा बेटा जो है राजा बनेगा। राम अपनी माँ के पास पहुँचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और खुशी खुशी बताते हैं कि राजा ने उन्हें युवराज नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वे बताते हैं कि अगले दिन उनका राज्याभिषेक होगा और राजा व पुरोहित के आदेशानुसार उन्हें और सीता को उस रात उपवास रखना होगा। राम अपनी माँ से कहते हैं कि वे उनकी और सीता की भलाई के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, तो जो नियम है उसके अनुसार राम जो है अपनी माँ को बताते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ है, तो हमें जो है उपवास रखना पड़ेगा हमको और सीता को, और आप हम लोग का ये जो कार्यक्रम है, ये जो मेरा राज्याभिषेक है, ये अच्छे से चल जाए, तो इसके लिए एक अच्छा से प्रार्थना कीजिए। इसके बारे में बताते हैं। ये सुनकर कौशल्या अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। उनकी लंबे समय से संजोई हुई इच्छा जो इतनी देर से पूरी हो रही है अब साकार हो रही है। प्रसन्नता के आंसुओं के साथ वे राम को आशीर्वाद देती हैं और उनके गुणों की सराहना करती हैं। वे कहती हैं कि जब राम का जन्म हुआ था तब ग्रह नक्षत्र अत्यंत शुभ रहे होंगे, जिससे उन्हें पिता का इतना प्रेम और सम्मान मिला है। वे अपने पुत्र पर गर्व करती हैं और कहती हैं कि राम के जन्म का कष्ट व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उनके कमल जैसे नेत्रों से उनके कष्टों का पुरस्कार मिल गया है और राम उनके वंश की महिमा बढ़ाएंगे। राम मुस्कुराते हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखते हैं और कहते हैं कि वे राज्य के सहशासक होंगे और सत्ता की जिम्मेदारी आपस में साझा करेंगे। राम लक्ष्मण से अपना गहरा प्रेम व्यक्त करते हुए उन्हें अपना दूसरा स्वयं मानते हैं। वे बताते हैं कि उनके जीवन और राज्य का महत्व तभी है जब लक्ष्मण उनके साथ है। इस मतलब खंड में हमें यह देखने के लिए मिलता है कि राम का जो प्रेम है वो लक्ष्मण के प्रति बहुत ही ज़्यादा है। वे लक्ष्मण को अपना दूसरा स्वयं मानते हैं, यानी कि अपने ही जैसा एक और व्यक्ति के रूप में वे लक्ष्मण को देखते हैं और वे ये सोचते हैं कि लक्ष्मण के बिना तो वे अधूरे ही हैं। ये बताते हैं। दोनों माताओं से आशीर्वाद लेने के बाद राम सीता के साथ अपने घर वापस लौटते हैं और अगले दिन राज्याभिषेक की तैयारी करने लगते हैं। इस अंश में राम के परिवार के बीच के प्रेम और भक्ति को दर्शाया गया है। साथ ही राम की कर्तव्यपरायणता और लक्ष्मण के साथ गहरे संबंध को भी उजागर किया गया है, क्योंकि वे दोनों राज्य के कार्यों को साझा करने की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इस खंड में हमें क्या बताया गया है, तो इसमें राम का जो एक अच्छा गुण है अपने माता पिताओं से आशीर्वाद लेना, साथ ही अपने भाई को इस काबिल समझना कि वे उसका दूसरा स्वयं है, यानी कि उनके बिना ये अधूरे हैं, इस चीज़ को बताता है। साथ ही ये बातचीत होने के बाद राम वापस अपने शिविर लौट जाते हैं। ठीक है,
तो ये था हम लोग का दूसरा थ्योरी, कैंटो 4 का थ्योरी, रामा सुमंट, यानी कि राम को बुलावा भेजा गया, है ना। तो इसके बारे में ये थ्योरी है, इसमें ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, बस दशरथ ने राम को बुलाया अपने क्या बोलते हैं उसको, जो उनका सेशन हो रहा था, है ना, उसको क्या बोलेंगे, सभा में, हाँ, उनके सभा में बुलाया और उनको अलग अलग चीज़ें बताई, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़े, है ना, आप लोगों को समझाए, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो वीडियो के उस टाइमलाइन में पीछे जाकर के उस चीज़ को ध्यान से सुनिए और पूरे इस घटना को याद रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे, ठीक है। और आज से हमारा क्लासेस रेगुलर चलेंगे, तो अब हम लोग जब तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे हमारा क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी और बीच में हम स्टॉप नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हम क्लासेस अब रेगुलर ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बारिश वारिश करने से भी हम कोशिश करेंगे, बहुत ही विपरीत परिस्थिति में कि क्लासेस बंद हो, नहीं तो हम रेगुलर ही चलाएंगे, क्योंकि हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस करना है, एक अच्छे नंबर से अपने ग्रेजुएशन को पास करना है, ठीक है। तो आप सभी को भी यह कर्तव्य है, आप सभी का भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी क्लासेस को ध्यान से देखें, है ना, और सभी को ध्यान से समझें और अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।